Welcome all. Welcome to Mufti Study. This is a video for class 8 ICSE History and Civics book by Beta Publication. आज हम इसका चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें जिससे आपकी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हों तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके आप सुझाव भी दे सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857। ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857 आपने इसके बारे में सुना भी होगा और पहले भी पढ़ा होगा। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 को ही हम ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857 के नाम से भी जानते हैं। The British conquest of India and the consolidation of the British rule was resented by Indians. This opposition to the British rule culminated in the Great Uprising of 1857, in which the millions of peasants, artisans and soldiers participated. It shook the British government to its very foundation. अब क्या था, ये कॉन्क्वेस्ट हुआ क्यों, ये लड़ाई हुई क्यों, रिवॉल्ट क्यों हुई, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ब्रिटिश आ गए थे इंडिया में, धीरे धीरे अपने आप को बढ़ा रहे थे, एक्सपेंशन कर रहे थे और उस एक्सपेंशन करने के चक्कर में बहुत सी पॉलिसीज़ ला रहे थे जो इंडियंस को अच्छी नहीं लग रही थी। तो इसी अपोजिशन करते 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 धीरे धीरे इसको अपोज करते करते ये एक वॉर स्टार्ट हो गई थी इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में, और जिसमें फार्मर्स, आर्टिशन और सोल्जर्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ये रिवॉल्ट इतनी बड़ी हुई थी यार, इतनी ख़तरनाक थी कि ब्रिटिशर्स को पूरा अंदर से हिला दिया था रख के। ब्रिटिशर्स ने कभी सोचा नहीं था कि इंडियंस इतने हद तक उनको अपोज करेंगे। तो कॉजेज़ देखते हैं इसके। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पॉलिटिकल कॉज की। द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ कंट्रोल एंड ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ नेटिव इंडियन स्टेट्स वर वन ऑफ द मेजर ग्रीवेंस ऑफ द इंडियन सोल्जर। अब क्या था, ब्रिटिश जो अपनी पॉलिसीज़ ला रहे थे इंडिया को कंट्रोल करने की, और जो इंडिया के नेटिव रूलर्स थे उनको पूरी तरह ख़त्म कर रहे थे वो। तो इससे लोगों के अंदर, जो रूलर्स थे, इंडियन रूलर्स थे, उनके अंदर एक ये फीलिंग आ रही थी कि ब्रिटिशर्स उनके साथ बहुत बुरा कर रहे हैं और धीरे धीरे सारे रूलर्स को ख़त्म कर रहे हैं और अपना कब्जा कर रहे हैं इंडिया के ऊपर। एवर सिंस द बैटल ऑफ प्लासी द ईस्ट इंडिया कंपनी द टेरिटोरियल पावर इंक्रीज रेपिडली। अब क्या हुआ, जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी तो ब्रिटिशर्स की पावर्स ऑलरेडी बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि उनके पास दीवानी राइट्स आ गई थी बंगाल की, तो उन्हीं की तो पावर धीरे धीरे बढ़ ही रही थी। ब्रिटिश ट्राइड टू एक्सपेंड द पॉलिटिकल पावर इन इंडिया बैट आउटराइट वॉर्स by following system of subsidiary alliance, by adopting doctrine of leaves and on the pretext of alleged misrule। और ब्रिटिश यही चाह रहे थे कि धीरे धीरे वो अपनी पावर्स को बढ़ाएं, जिसके लिए वो अलग अलग पॉलिसीज़ ला रहे थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स लाए, सब्सिडरी अलायंस लाए और एलेज मिसरूल, ये सब पॉलिसीज़ लाए थे। ये पॉलिसीज़ हम लोग ऑलरेडी इससे पहले वाले चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड देयर इम्पैक्ट, उसमें ये तीनों पॉलिसीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। Bahadur Shah Zafar, Mughal ruler, was under the protection of the company and received a pension from the British। अब क्या था, जो उस टाइम पे जो हमारे मुग़ल रूलर थे बहादुर शाह, वो ब्रिटिशर्स के अंदर थे, अंग्रेज़ों के अंडर में थे और उनको अंग्रेज़ पेंशन देते थे। लॉर्ड डेलहौसी अनाउंस दैट द सक्सेसर ऑफ द बहादुर शाह वॉज नॉट बी परमिटेड टू यूज़ द रेड फोर्ट एज देयर पैलेस। और जो लॉर्ड डेलहौसी था उसने ये कह दिया है कि जो बहादुर शाह का सक्सेसर होगा, यानी उनका सन जो होगा, आने वाली वंशज जो होंगे, वो अब रेड फोर्ट में नहीं रहेंगे, लाल किले में नहीं रहेंगे और राठ फिरों को अपने पैलेस की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। दे वर रिक्वायर्ड टू शिफ्ट टू अ प्लेस नियर द कुतुब मीनार। उनको कुतुब मीनार के पास शिफ्ट कर दिया गया और वो वहाँ पर चले गए। इन 1857 द लॉर्ड कैनिंग्स अनाउंस that after the death of the Bahadur Shah, his successor would not be allowed to use the imperial titles with their name। और 1856 में लॉर्ड कैनिंग्स ने यह भी अनाउंस कर दिया कि अगर बहादुर शाह जफ़र जब मर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी और उनके जो सक्सेसर होंगे, जो उनसे वंशज होंगे, वो अब मुग़ल टाइटल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। द डिसीज़न ऑफ द ब्रिटिश हर्ट द फीलिंग ऑफ द मुस्लिम्स। अब ये जो डिसीज़न ब्रिटिशर्स ने लिया, अंग्रेज़ों ने लिया, इससे क्या हुआ, मुगल्स की फीलिंग हर्ट हुई, मुसलमानों की फीलिंग हर्ट हुई। कॉन्सिक्वेंटली द जीनत महल द वाइफ ऑफ द बहादुर शाह बिगेंस प्लॉटिंग अगेंस्ट देम। अब हुआ क्या, इससे जो जीनत महल थी, बहादुर शाह की बीवी थी, उन्हीं ने स्टार्ट करा प्लान बनाना ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़। नाना साहब वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ द बाजीराव सेकंड, लास्ट पेशवा। नाना साहब बाजीराव सेकंड के एक अडॉप्टेड सन थे, यानी उनको गोद लिया था बाजीराव पेशवा टू ने। ब्रिटिश रिफ्यूज टू ग्रैंड नाना साहब परमिशन, दे वर पेइंग टू पेंशन, दे वर पेइंग टू बाजीराव सेकंड। अब ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि जो पेंशन वो बाजीराव सेकंड को देते थे वो नाना साहब को नहीं देंगे। नाना साहब फोर्स टू लिव एट द कानपुर
फार अवे फ्रॉम हिज फैमिली सीट एट पूना। उनको कह दिया गया कि वो ज़बरदस्ती वो कानपुर में रहने लगे नाना साहब अपनी फैमिली को छोड़ के, जो कि पूना में उनका पूरा सेटअप था मराठा हाउस का, तो वो अब कानपुर चले गए थे। दिस वाज वाइडली रिजेंटेड इन द मराठा रीजन। अब ये जो हरकत करी ब्रिटिशर्स ने नाना साहब को एक्सेप्ट ना करके, ये किस पॉलिसी के तहत किया था कि एक्सेप्ट नहीं किया था? ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स एक पॉलिसी निकाली थी अंग्रेज़ों ने कि अगर किसी रूलर का खुद का नेचुरल सन या सक्सेसर नहीं है तो उसको वो उसकी गद्दी नहीं देंगे। और ये एडॉप्टेड सन थे, इसलिए इनको वो ब्रिटिशर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो ये मराठाओं के अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग आ गई थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ उनकी इस हरकत से। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी became the bitter enemy of the British when her adopted son were not accepted as the heir to the throne by the Lord Dalhousie under the policy of doctrine। और रानी और लक्ष्मीबाई के साथ भी सेम केस इन्होंने लगाया। डॉक्ट्रिन ऑफ लेस जो लॉर्ड डलहौजी ने लाया था, उसमें भी उनका जो लड़का था, एडॉप्टेड सन था, उसको उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि उसको गद्दी नहीं मिलेगी झांसी की। द अदर प्रोमिनेंट स्टेट विच बिकम विक्टिम ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लेव्स वर सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर एंड नागपुर। और कुछ और स्टेट से जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लेव के तहत ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने अपने अंडर में ले लिया था, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर और नागपुर। द अदर इंडियन रूलर हु वर नॉट एडवर्सली अफेक्टेड बिकेम सस्पिशियस लेस दे शुड मीट द सेम फेट। और जिन लोगों को इस पॉलिसी ने भी अफेक्ट नहीं किया था, जो रूलर थे इंडिया के, लेकिन उनके दिल में भी एक डर आ गया था कि ये पॉलिसी कभी भी उनके साथ भी अंग्रेज़ कर सकते हैं, जो उन्होंने इन लोगों के साथ किया। द अर्लियर रूलर लाइक मुगल हु हैड कॉन्कर्ड इंडिया हैड इन कोर्स ऑफ टाइम सेटल इन इंडिया। अब क्या था, पहले जो रूलर थे, जो मुगल्स थे, अगर जिसने इंडिया के ऊपर कब्जा करते थे तो कमाते तो थे, जो इंडिया से वो रेवेन्यू लेते थे तो वो इंडिया के ऊपर ही खर्चा करते थे। द रेवेन्यू दे कलेक्टेड फ्रॉम द इंडियंस वर स्पेंड इन इंडिया ओनली। तो वो क्या करते थे, जो इंडिया की जनता से अगर कोई टैक्स कलेक्ट करते थे तो वो क्या करते थे, इंडियंस के ऊपर ही खर्चा करते थे, मतलब इंडिया में ही खर्चा करते थे। बट इन द केस ऑफ ब्रिटेन द इंडियन फेल्ट दैट दे वर बीइंग रूल्ड फ्रॉम इंग्लैंड एंड इंडियाज वेल्थ वॉज बीइंग ड्रेन टू द इंग्लैंड एंड नॉट यूटिलाइजिंग फॉर देयर वेलफेयर। बट लेकिन अंग्रेज़ों का केस में उल्टा था। हिंदुस्तानियों को लग रहा था कि जो अंग्रेज़ उनसे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वो उठा के उसको कहाँ भेज रहे हैं, इंग्लैंड भेज रहे हैं। तो वो हिंदुस्तानियों के काम नहीं आ रहा है, वो टैक्स टैक्स ले रहे हैं हिंदुस्तानियों से, लेकिन जा कहाँ रहा है, वो इंग्लैंड में। तो जिससे क्या हो रहा है, वो इंग्लैंड को डेवलप कर रहे हैं, इंडिया को नहीं। सम स्टेट वर ब्रॉट अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल विदाउट एक्चुअली एनेक्सिंग देम। कुछ स्टेट ब्रिटिश ने अपने अंदर में यूं ही ले ली थी बिना उन पर कब्जा करे। किससे? क्योंकि उनकी एक पॉलिसी थी। पॉलिसी क्या थी? सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड वेलेस्ली। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने डिटेल में बताया है सब्सिडरी अलायंस क्या है। अगर आपने ना देखा हो तो पहले उस वीडियोस को देख लें, सब्सिडरी अलायंस क्या थी और लॉर्ड वेलेस्ली ने वो क्यों लागू करी थी। तो सब्सिडरी अलायंस के तहत बहुत से स्टेट ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में ले लिए थे। In 1857, the Lord Dalhousie annexed Awadh to the company dominions on the pretext of the alleged misrule, but the people of the Awadh had to face more hardship। अब क्या करा, 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अपनी एक और उसकी पॉलिसी थी एलेज मिसरूल, उसके तहत अवध को अपने अंडर में ले लिया। दे हैड टू पे द हायर टैक्स। लेकिन अवध को जब अंडर ले लिया तो अवध के जो लोग थे उनके ऊपर ज़्यादा दिक्कत आ गई। क्यों? अब जब अवध ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया तो उन लोगों ने क्या करा, टैक्स बढ़ा दिया अंग्रेज़ों ने। तो अब जो अवध के जो लोग थे उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, एडिशनल टैक्स खाने पे देना पड़ रहा था, रहने पे देना पड़ रहा था, और जो भी चीज़ें थी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीने के लिए उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा था अंग्रेज़ों को। सोशियो और रिलीजियस कॉजेज़, अब ये क्या थे? सोशियो रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश विच कॉजेज रिजेंटमेंट अमंग द इंडियंस वर द फॉलोइंग। अब ब्रिटिश रिलीजन्स फील्ड में भी घुसने लगे अंग्रेज़ों की, जो सोशियो रिलीजन्स चीज़ें थी, रिलीजन्स मैटर थे, उसमें भी इंटरफेरेंस करने लगे। Some of the reform introduced by the British like abolition of the sati 1829, the introduction of the Widow Remarriage Act 1856 and the opening of the Western education to the girl were not welcomed by the Indians। अब क्या था कि जो सती का सिस्टम चल रहा था इंडिया में उसको अबॉलिश करा अंग्रेज़ों ने। उसके बाद जो विडो रिमारिश एक्ट वो लोग लाए 1856 में कि विडो की दोबारा शादी करा सकते हैं। और उन्होंने क्या करा, वेस्टर्न एजुकेशन लड़कियों को लिए कंपलसरी कर दिया, लड़कियों को देना चालू कर दी वेस्टर्न एजुकेशन, मतलब लड़कियां भी वेस्टर्न एजुकेशन ले सकती हैं। तो ये सब जो चीज़ें वो करने लगे थे, नए नए बदलाव ला रहे थे हिंदुस्तान में, तो ये लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, इससे उनका कल्चर ख़राब हो रहा था। The introduction of the modern innovation such as railway telegram was mid
मिसअंडरस्टूड बाय द पीपल। अब जो मॉडर्न इनोवेशन ये लोग ला रहे थे, रेलवे और टेलीग्राफ ला रहे थे, वो लोगों को के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे थे। कैसे क्रिएट कर रहे थे मिसअंडरस्टैंडिंग? दे थॉट दैट द टेलीग्राफ पोल वॉज इरेक्टेड टू हैंग पीपल हु वर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अब हिंदुस्तानियों को लग रहा था ये जो खंबे लग रहे हैं टेलीफोन के वायर्स के, तो इसमें क्या होगा, ये लोग लटकाएंगे लोगों को, हिंदुस्तानियों को लटका देंगे, फांसी की सज़ा देंगे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जाएंगे। तो उनके अंदर एक ये कॉन्सेप्ट कहीं से आ गया था। British Similarly, the Orthodox Indians noted that the railway compartments, the higher caste and the lower caste were made to sit by side. अब जो ऑर्थोडॉक्स पुराने ख्यालात के इंडियंस थे उस वक्त, तो उन्हीं ने देखा कि रेलवे कंपार्टमेंट में क्या हो रहा था, लोअर क्लास और अपर क्लास दोनों को एक साथ वो बैठा रहे थे एक ही जगह पे साइड बाय साइड। तो पहले इंडिया में बहुत चलता था ये अपर कास्ट और लोअर क्लास। तो जो पुराने ख्यालात के लोग थे उनको ये बहुत बुरा लगा, उनकी फीलिंग्स को इसने बहुत हर्ट करा। दे बिलीव दैट द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस सच प्रैक्टिस टू डिफाई देयर कास्ट एंड रिलीजन। तो उनको ये ऐसा लग रहा था अंग्रेज़ों ने जानबूझ के ये सब प्रैक्टिसेस चालू करी हैं जिससे उनका धर्म ख़राब हो, उनका धर्म ख़राब हो जाए। द ब्रिटिश ऑफिसर वर रूड एंड एरोगेंट टुवर्ड्स द इंडियंस। जो अंग्रेज़ी ऑफिसर थे वो इंडियंस के को कुछ समझते नहीं थे, इंडियंस की बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे, बहुत रूड थे इंडियन के खिलाफ और एरोगेंट नेचर रखते थे। दे बिलीव डैट दे वर सुपीरियर टू द इंडियंस, फॉलो पॉलिसी ऑफ द कंटेम्प्ट ओवर द इंडियंस। तो उनको ये लगता था कि वो इंडियन से सुपीरियर हैं और वो समझते थे कि हम अंग्रेज़ हैं और इंडियंस हमारे गुलाम हैं और हम इंडियन से बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं। तो इंडियंस की बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे, इंडियंस को जगह जगह जलील करते थे। कोई इंडियंस वालों की जो भी हिंदुस्तानी लोग थे ब्रिटिशर्स, उनकी बिल्कुल भी कोई भी इज्जत नहीं करता था। द पॉलिसी एंड द पेटी ऑफिशियल वर करप्ट। जो उस टाइम पे पुलिस एंड द पेटी ऑफिशियल्स वर करप्ट। उस टाइम पे जो वहाँ पे पुलिस थी वो हद से ज़्यादा करप्ट थी। द कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम एनेबल द रिच टू ऑपरेस द पुअर। अब जो जुडिशियल सिस्टम उस टाइम पे बना हुआ था वो क्या कर रहा था, अमीरों को साथ देता था और गरीबों को दबाता चला जाता था। फ्लॉगिंग, टॉर्चर एंड इम्प्रिजमेंट ऑफ cultivators for their inability to pay areas to the rent, लैंड रेवेन्यू, इंटरेस्ट और दैट वर क्वाइट कॉमन। अब क्या होता था, किसानों के साथ टॉर्चर होते थे, उनको जेल में बंद कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि जब वो अपना लैंड का टैक्स नहीं दे पाते थे या उन्होंने कर्जा लिया होता था अपनी ज़मीन को लैंड रेवेन्यू के लिए, जो इससे पहले की पॉलिसीज़ में हम लोगों ने पढ़ा है, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ होती थी, किसान कर्जा ले लेते थे और फिर दे नहीं पाते थे, तो उनके खिलाफ़ ये सब केसेस बहुत होते थे और उनको, किसानों को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता था। The British denounced idol worship. There was an increase both in numbers and activities of the Christian missionaries. Indian thought that the government was supporting missionaries who would convert them to the Christianity. अब क्या हो रहा था, ब्रिटिश आइडल वर्शिप जो होती है, बुत परस्ती होती है, उस पर नहीं भरोसा कर रहे थे। अब वो क्या कर रहे थे कि वो क्रिश्चियन मिशनरीज़ को इंडिया में ला रहे थे। धीरे धीरे इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज़ आ रही थी और वो अपने धर्म की बातें कर रहे थे और एक्टिविटीज़ कर रहे थे। तो इंडियंस को ऐसा लग रहा था कि ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ यहाँ पे आएंगी और इंडियंस को क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट करेंगी, लोग क्रिश्चियन हो जाएंगे। तो इनका काम है इंडियंस को क्रिश्चियन बनाना। द वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस इन नंबर ऑफ स्कूल इन इंडिया। The shifting of emphasis on traditional learning to the Western education was liked by the people, especially Pandit and the Maulvis. अब स्कूल्स में क्या हो रहा था, स्कूल्स में वेस्टर्न एजुकेशन चालू हो रही थी, नए नए स्कूल्स बन रहे थे और जिसमें सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन की बात हो रही थी। अब ये जो नई शिफ्टिंग हो रही थी एक लर्निंग से दूसरी लर्निंग की तरफ, ये मौलवीज़ और पंडित को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि अब इसमें सिर्फ अंग्रेज़ी सिखाई जा रही थी, इंग्लिश सिखाई जा रही थी। दे सॉ इट एन अटेम्प्ट टू डिस्करेज ट्रेडिशनल इस्लामिक एंड हिंदू स्टडीज़। और उनको ये लगता था, पंडितों को और मौलवीज़ को ऐसा लगता था कि ये जो स्टेप ब्रिटिशर्स ने लिया है, इससे ये हिंदू स्टडीज़, जो हिंदू की पुराना कल्चर है और इस्लाम का जो पुराना कल्चर है, उसको ये ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। द रिलीजन सेंटिमेंट ऑफ द इंडियंस वर हर्ट बाय द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ टैक्सिंग लैंड बिलोंगिंग टू द टेम्पल एंड द मॉक्स। अब क्या था कि इन लोगों ने क्या करा, अंग्रेज़ों ने, कि जो ज़मीनों पे मस्जिदें और मंदिर बने थे उस पर भी टैक्स लगाने लगे। जब उस पर टैक्स लगाने लगे तो लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, यानी रिलीजियस सेंटिमेंट को। सच लैंड हैड बीन एक्सेप्टेड फ्रॉम ट्रांजेक्शन
टैक्सेशन बाय प्रीवियस इंडियन रूलर। जो अब क्या था कि जो पहले इंडिया के जो रूलर थे वो इन सब लैंड से टैक्स नहीं लेते थे, मतलब जो भी रिलीजियस चीज़ें होती थी, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे वगैरह जो सब भी है, उन सब से टैक्स नहीं लेते थे पुराने रूलर्स। लेकिन जब अंग्रेज़ों के हाथ में आई सरकार तो उन्होंने क्या करा, इससे भी टैक्स लेना चालू कर दिया। द फैमिलीज डिपेंडेंट ऑन दिस लैंड बिगन टू प्रोपगेट दैट द ब्रिटिश वर ट्राइंग टू अंडरमाइन द रिलीजन ऑफ इंडिया। अब जो इस लैंड से ही फैमिलीज चल रही थी, जो डिपेंडेंट थी, उन्होंने ऐसा सोचा कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, उनके रिलीजन्स को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। द रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट चेंजेस द हिंदूज लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। एक एक्ट आया, उसका नाम था रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट। उसने क्या करा, जो हिंदू का लॉ था प्रॉपर्टी का, उसको पूरी तरह बदल दिया। उसने क्या करा, इट एनेबल कन्वर्ट फ्रॉम हिंदूज टू अदर रिलीजन टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर। उसने कहा कि अगर कोई हिंदू है और अगर वो किसी और रिलीजन में कन्वर्ट होता है तो उसको अपने पापा की प्रॉपर्टी मिलेगी, मतलब उसके फादर की प्रॉपर्टी मिलेगी। तो हिंदुओं को लगा कि ये जो एक्ट है ये एक तरह से रिवॉर्ड है उन लोगों को, ये गिफ्ट दे रहे हैं, तोहफा दे रहे हैं उन लोगों को जो हिंदुज़म को छोड़ के किसी दूसरे धर्म में जा रहे हैं। इसके बाद आया आपका इकोनॉमिक कॉजेज़। एग्रीकल्चर इंडिया was made an economic quality to serve the interests of the industrial England. India was forced to export at cheaper rates raw material like cotton, raw silk, between industry needed urgently. अब क्या हुआ, इंडिया को एक इकोनॉमिक कॉलोनी बना दिया था अंग्रेज़ों ने, और वो सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के लिए काम कर रही थी। अब कौन सी इंडस्ट्रीज़ के लिए काम कर रही थी, जो इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज सेटअप थी अंग्रेज़ों की, उनके लिए काम कर रही थी। इंडिया वॉज फोर्स टू एक्सपोर्ट एट चीपर रेट। इंडिया को ज़बरदस्ती कहा जाता था कि माल को बाहर सप्लाई करो और बहुत ही सस्ते दामों में। और माल भी क्या था, रॉ मटेरियल था। रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, रॉ सिल्क, जो कि वहाँ की इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत है जिस रॉ मटेरियल की, उसको उगाओ अपने वहाँ और उसी को सप्लाई करो, और वो भी कम से कम दामों में सप्लाई करो, जिससे कि ब्रिटिशर्स प्रोडक्ट बनाए। तो इंडस्ट्रीज़ के लिए इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम को वो चला रहे थे। प्लांटेशन प्रोडक्ट लाइक इंडिगो एंड टी, और जो प्लांटेशन प्रोडक्ट थे उस टाइम सबसे ज़्यादा उगाए जा रहे थे, चाय और नील की खेती हो रही थी। इंडिगो की फूड ग्रेन वर इन शॉर्ट इन सप्लाई, और जो खाने का सामान था वो शॉर्ट था। एक्सपोर्ट और रॉ मटेरियल इन द फूड ग्रेन डिप्राइड इंडिया ऑफर एग्रीकल्चर सरप्लस एंड रेज द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल। अब क्या था कि रॉ मटेरियल को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे, और क्रॉप्स जो खाने वाली क्रॉप्स थी, फूड ग्रेन थी, वो उग नहीं रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, रॉ मटेरियल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। India was made to accept ready-made British goods either duty-free at the nominal duty rates, while the Indian products were subjected to the high import duties in England. अब इंडिया इंडिया की ये मजबूरी हो गई, जो ब्रिटिश से प्रोडक्ट बन के आते थे यहाँ, उनको वो एक्सेप्ट करना पड़ता था, और वो बहुत चीप होते थे। जब अंग्रेज़ की फैक्ट्री में इन्हीं ने रॉ मटेरियल पहुँचाया इंडियंस ने, उसके बाद इंग्लैंड से वो प्रोडक्ट बन के इंडिया में आया, तो वो बहुत ही चीप होता था, आराम से बिकता था, उस पर कोई भी चार्जेस नहीं लगते थे। लेकिन इंडियन अगर अपना प्रोडक्ट बना के बाहर इंग्लैंड भेजने और बेचने की कोशिश करते थे तो उनके ऊपर इतना टैक्स लगता था कि बहुत हैवी टैक्स इम्पोज करते थे ये लोग। This ruined the Indian industry and deprived the artisan of their income and reduced the employment opportunities for the labor. अब इसकी वजह से क्या हुआ, हिंदुस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ थी वो पूरी तरह बर्बाद हो गई। जो इंडिया का प्रोडक्ट बनता था वो अब बन रहा है, वो अगर बिक नहीं रहा तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जो हैंडमेड इंडस्ट्रीज़ थी, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी, जो आर्टिशन की इंडस्ट्रीज़ थी, वो पूरी तरह बर्बाद हो गई, और जो लेबर्स थे उनकी एम्प्लॉयमेंट चले गए। There was a drain of wealth from India to England, which include the salary incomes of Englishmen, British expenditure in India on the purchase of the military good, office establishment interest or debt, unnecessary expenditure of the army. अब क्या था, हो क्या रहा था, वो बेसिकली क्या कर रहे थे, वो इंडिया की वेल्थ को चूस रहे थे। कैसे चूस रहे थे, वो इंडिया में टैक्स कलेक्ट करते थे और उठा के उसको बाहर भेज देते थे इंग्लैंड, और उस पैसे से क्या होता था, जो अंग्रेज़ थे उनकी सैलरीज आती थी। ब्रिटिश एक्सपेंडिचर इन इंडिया, इंडिया में जो ब्रिटिश का पूरा सेटअप था, अंग्रेज़ों का सेटअप था, वो खर्चा चलता था उससे। वो लोग क्या करते थे, मिलिट्री के सामान खरीदते थे, ऑफिस बनाते थे, और अपनी आर्मी के ऊपर वो पैसा खर्चा करते थे। तो इंडिया का पैसा वो अपने ऊपर खर्चा कर रहे थे, तो वो पूरी तरह से इंडिया को चूस रहे थे। द आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग फॉर एजेस हैड गिवन एम्प्लॉयमेंट टू द थाउजेंड ऑफ द आर्टिशन बिकम एग्जिस्ट। अब जो आर्ट थी, हाथ के कारीगरी जो होती थी, कपड़ा बिनना, कपड़ा बुनना, इन सब की, इसने इंडिया में बहुत एम्प्लॉयमेंट पैदा किया था।
और इंडिया हाथ से पहले ही ज़्यादा काम होते थे, मशीनरी का सिस्टम था नहीं, लेकिन जब ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई और इंग्लैंड में मशीनों से काम होने लगा, वहाँ के प्रोडक्ट यहाँ आने लगे, तो इसने पूरी तरह इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उसको पूरी तरह तबाह कर दिया। इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू फोर्स मेनी पीजन इनटू द डेप्ट और इनटू द सेलिंग देयर लैंड। अब जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ये लाए थे, उससे इतना टैक्स हो जाता था कि लोगों को अपनी अपनी ज़मीनें बेचना पड़ती थी टैक्स को अदा करने के लिए, क्योंकि वो कर्जे में आ जाते थे। किसानों को अपनी ज़मीन पूरी पूरी बेचना पड़ती थी। द ट्रेडिशनल रूलर हैड गिवन मेनी फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्कॉलर, प्रीचर्स एंड मैन ऑफ द आर्ट। अब the coming of the British led to the decline of the Sir ruler, and gradually their patronage came to an end. Thus, all those who depended on these patronages was improvised. Impoverished. अब हुआ क्या, जो ट्रेडिशनल रूलर होते थे पहले, तो वो कलाकारों की कदर करते थे, कला वाली चीज़ों की कदर करते थे। यानी जो आर्टमैन होते थे या क्राफ्टमैन होते थे, उनको वो अपने दरबार में रखते थे, स्कॉलर्स को रखते थे अपने दरबार में, प्रीचर्स को रखते थे। तो वो लोग उनकी कदर करते थे और उनको पे भी करते थे, और उनकी एक सोर्स ऑफ इनकम भी थी, और वो राजा के लिए आते थे और राजा के पास अपने नजराने पेश करते थे, जिससे राजा खुश होकर उनको एक इनकम देता था। लेकिन जब अंग्रेज़ आ गए यहाँ पे, तो उन्होंने ये सिस्टम भी हटा दिया। तो जो पुराने क्राफ्टमैन थे, जो प्रीचर थे, स्कॉलर्स थे, उनकी भी सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो गई, और ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गए ये लोग भी। Indigo trade was highly profitable to the British, but conditions under which the peasant had to work were inhuman. अब क्या था, इंडिगो का जो ट्रेड हो रहा था, मतलब जो नील की खेती करवा रहे थे ये लोग, उसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो लोग किसानों के लिए कुछ नहीं सोच रहे थे। वो कम से कम चीपेस्ट दामों में उसको एक्सपोर्ट करते थे और बाहर बेच देते थे जाके इंग्लैंड में, लेकिन किसान को साथ कुछ भी उनका अच्छा बर्ताव नहीं था। The peasants were forced to cultivate only indigo into the field chosen by the British planter, और किसानों से ज़बरदस्ती खाली इंडिगो की खेती करवाते थे, और रेट भी वही फिक्स करते थे अंग्रेज़ की, तुमको इसी दाम पे बेचना, तो चीप दाम पे उनसे ख़रीदते थे और बाहर इंग्लैंड में अच्छे दामों पे बेच देते थे। The famine ravaged the country in the second half of the 19th century. The famine was the result of the drought, other national calamities, as well as the bad administration. अब क्या हुआ, एक फेमाइन आ गया। फेमाइन आया कब, 19वीं सेंचुरी के दूसरे हिस्से में, सेकंड हाफ में। उस फेमाइन की वजह से बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई, बहुत ज़्यादा। रीज़न ये था कि नेचुरल कैलेमिटीज़ थी और ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ अच्छा नहीं था कि उस फेमाइन को कंट्रोल कर पाते। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस वक्त कुछ भी नहीं करा हिंदुस्तानियों के लिए कि क्या कर सकते हैं लोगों को बचाने के लिए, कि फेमाइन आ गया, सूखा पड़ गया, लोग भूखमरी से मर रहे हैं। उन्होंने किसी आम आदमी की फ़िक्र नहीं करी और अपने लिए सिर्फ वहाँ पे काम किया। The landed aristocracy were include the तालुकदार and the hereditary landlord were deprived of their estates. अब क्या था कि लैंड में क्या था, जो ख़ानदानी ज़मींदार थे उनको उनकी ज़मीनों से हटा दिया गया था। These confiscated lands were sold by the public auction to the highest bidder. लैंड रेवेन्यू उनकी एक पॉलिसी थी, उसमें उन्होंने ऐसी एक पॉलिसी निकाली थी, अगर आपने ना पढ़ी हो तो पहले उस पॉलिसी को पढ़ लें। उसमें यह था कि लैंड पे बिडिंग चालू कर दी थी, ऑक्शन कर देते थे, और जो ज़्यादा बिड लगाता था वो लैंड उसको दे दिया जाता था। जो ख़ानदानी ज़मींदारी सिस्टम था वो उन्होंने वहाँ पे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। दिस brought द लैंड aristocracy to the poverty, not benefiting the peasantry which suffered under the weight of the exorbitant land. अब इसकी वजह से होता क्या था कि किसानों के ऊपर तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, किसान वैसे ही बर्बाद होता चला जा रहा था, और वो ज़मींदार की ज़मीन थी, ज़मींदार आता था, किसान, वो ज़मींदार का काम ये था, वो आता था, टैक्स लेता था किसानों से और जाके अंग्रेज़ों को दे देता था और अपना कमीशन ले लेता था। तो किसान तो पूरी तरह दबता चला जा रहा था। ज़मींदार खेत या ज़मीन के बारे में कुछ नहीं सोचता था, उससे मतलब नहीं कितनी क्रॉप हो रही है, कितना एग्रीकल्चर हो रहा है, उसको टैक्स से मतलब होता था। तो किसान पूरी तरह से बर्बाद होता चला जा रहा था। इसके बाद कॉज आते हैं मिलिट्री कॉजेज़। मिलिट्री कॉजेज़ यही सबसे इम्पोर्टेंट कॉज थे। कहा जाता है कि ये एक मिलिट्री सिपाही थी, इसको बोलते हैं सिपाही इम्यूनिटी भी बोला जाता है, कि ये एक सिपाहियों की लड़ाई थी जो रिवॉल्ट 1857 धीरे धीरे बढ़ती चली गई। मिलिट्री कॉजेज़ में क्या था कि इंडियन सोल्जर वर पुअर पेड, इल फेड एंड बैडली हाउस्ड। British military authorities forbade the Sepoys for wearing caste or sectarian marks, beard or turban, and they showed disregard for the sentiment of the Sepoy. अब क्या होता था, जो अंग्रेज़ी सेना में हिंदुस्तानी सोल्जर थे उनको कम सैलरी दी जाती थी, उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं था, बैडली उनको ट्रीट किया जाता था, और ब्रिटिश पॉलिसीज़ ऐसी थी कि जो
आप अपने रिलीजन्स के साइन का अगर इस्तेमाल करते हैं, आपको उसको हटाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई सरदार पगड़ी बांध रहा है तो उसको पगड़ी नहीं पहननी है, और मुस्लिम दाढ़ी रखते हैं तो उनको दाढ़ी नहीं रखनी है। इन सबको उन्होंने कहा कि हटाए। तो इससे क्या हुआ, तो सिपाहियों के अंदर उन्हें डिसरिस्पेक्ट शो करी अंग्रेज़ों ने, और फीलिंग पैदा होने लगी सिपाहियों के अंदर उस वक्त। According to the tradition belief, it was a taboo for the Brahmin to cross the sea. The British Parliament passed the General Service Enlistment Act in 1856. As per this act, Indian soldiers could be sent overseas on duty. The Brahmin soldiers saw this is a danger to their caste. एक एक्ट निकाला इन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856। इस एक्ट के तहत क्या डिसाइड हुआ कि जो भी इंडियन आर्मी में भर्ती होगा, अंग्रेज़ों की आर्मी में भर्ती होगा, उसको बाहर जाना पड़ेगा समुद्र को क्रॉस करके। उस वक्त हिंदुओं में माना जाता था कि अगर समुद्र को क्रॉस करके जाएंगे तो उनके धर्म में बहुत गलत उसको माना जाता था। तो जो ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण ने इसका अपोज करा, और उनको लगा कि ये उनके धर्म के लिए ख़तरा है, और ये जानबूझ के ऐसी चीज़ें लाते हैं जिससे उनके धर्म को बर्बाद किया जा सके। All higher position in the employment were reserved for the British, irrespective of their performance. Even Indian soldiers formerly occupy high position in the armies of the native princes could not rise above the rank of the सूबेदार। अब क्या था, जितनी भी अच्छी पोजीशन होती थी वो किसको दी जाती थी आर्मी में, अंग्रेज़ों को दी जाती थी। परफॉर्मेंस पे बेस नहीं करते थे, वो देखते थे कि इंडियन है तो इंडियंस को नहीं देंगे और अंग्रेज़ को देंगे। और जो सोल्जर पहले रूलर, जो पहले जो नेटिव रूलर की आर्मी में जो एक अच्छी पोजीशन पे था, हाई पोजीशन पे था, वो भी ब्रिटिश की आर्मी में सूबेदार से ज़्यादा उसकी कोई औकात नहीं थी, मतलब सूबेदार के ऊपर वो नहीं जा सकता था। द फ्यूचर ऑफ द इंडियन सोल्जर वॉज ब्लीक विदाउट द चांसेस ऑफ द प्रमोशन। अब इंडियन सोल्जर का फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद था इस आर्मी में, और उसमें कोई भी प्रमोशन के चांसेस नहीं थे। द इंडियन सोल्जर वर रिक्वायर्ड टू सर्व इन द एरिया away from their houses without extra payment and additional bhatta. The Post Office Act of withdraw the privilege of free postage enjoyed by the सिपाही। अब क्या था कि जो इंडियन सोल्जर भर्ती होते थे उनको अपने शहर से, अपने घरों से दूर रखा जाता था, वो, और उनको उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट या एडिशनल भत्ता नहीं दिया जाता था। पोस्ट ऑफिस एक्ट एक था, उस पर इन्होंने क्या करा, जो फ्री में पोस्टेज जो खत लिखते थे और पोस्ट करते थे वो फ्री था, उसको भी उन्होंने हटा दिया था। और सिपाही जो पहले फ्री में करते थे वो भी उन्होंने हटा दिया कि पोस्ट ऑफिस एक्ट लाए और उसके भी चार्जेस लगा दिए। द प्लेस ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट लाइक दिल्ली एंड इलाहाबाद हैड नो ब्रिटिश आर्मीज एंड वर होली हेल्ड बाय द इंडियन। अब क्या था, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस थी वहाँ पे, दिल्ली और इलाहाबाद, वहाँ पे कोई ब्रिटिश की आर्मी नहीं थी उस वक्त, और सिर्फ इंडियन सोल्जर थे। बिसाइड इंग्लैंड वॉज इंगेज इज सेवरल वॉर आउटसाइड द इंडिया, एग्जाम्पल द पर्शियन वॉर, क्रीमियन वॉर एंड द चाइनीज़ वॉर। इसके अलावा जो इंग्लैंड था वो बिजी था और लोगों से लड़ाई लड़ने में। वो पर्शिया में वॉर चल रही थी, क्रीमियन वॉर चल रही थी, चाइनीज़ वॉर चल रही थी। तो इंडियन सोल्जर हैड दैट फीलिंग दैट द ब्रिटिश वर इन डिफिकल्टी एंड द सेफ्टी ऑफ हर इंडियन एम्पायर डिपेंड्स ऑन देम। अब उनको लगा कि अंग्रेज़ इस वक्त डिफ़िकल्टी में है और इंडिया को बचाने की सेफ्टी सिर्फ उन्हीं के ऊपर है, हिंदुस्तानी सिपाहियों के ऊपर। दे देयरफॉर डिटरमाइंड टू स्ट्राइक एट देम एट द सूटेबल टाइम। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग ब्रिटिशर्स के ऊपर एक सही वक्त का इंतज़ार करेंगे और स्ट्राइक करेंगे। द ब्रिटिश आर्मी सफ़र मेजर reverses in the first Afghan in Punjab War and the Crimean War. This broke the myth that the British were invincible. It further revealed that the Indian soldier that the British army could be defeated by the determined Indian army. अब क्या था, अंग्रेज़ उस वक्त हार गए थे अफ़गान वॉर, क्रीमियन वॉर। तो एक जो मिथ चल रही थी कि अंग्रेज़ों को हराना बहुत मुश्किल है, इंडियंस को समझ में आ गया था कि आप अंग्रेज़ों को हरा सकते हैं। बस अंग्रेज़ को हराने के लिए आपको एक अच्छी इंडियन आर्मी चाहिए और आप अंग्रेज़ों को हरा सकते हैं, ये बात इंडियंस के दिमाग में आ गई थी। द वेजेस ऑफ द इंडियन सोल्जर वॉज इनएडुकेट टू सपोर्ट देयर फैमिली। ऑन द अदर हैंड द ब्रिटिश सोल्जर रिसीव मोर दैन 8 times द सैलरी ऑफ द इंडियन सोल्जर। अब हिंदुस्तानी जो सोल्जर्स थे उनकी सैलरी बहुत कम थी, और जो ब्रिटिश सोल्जर थे उनको 8 गुनी सैलरी मिलती थी उनके मुकाबले। तो इतनी सैलरी कम थी इंडियंस की कि वो अपनी फैमिली को भी ठीक से सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। इमीडिएट कॉज क्या था, इमीडिएट कॉज इतनी सारे कॉजेज़ हो रहे थे, लोगों के अंदर फीलिंग पैदा होती चली जा रही थी। एक चिंगारी की ज़रूरत थी और आग लग जाना थी। और वो चिंगारी कहाँ से आई, वो चिंगारी आई, ब्रिटिशर्स ने इंट्रोडक्शन किया एक नई राइफ़ल का, जिसको बोलते हैं इनफील्ड राइफ़ल।
अब देखते हैं ये क्या था। इन 1856 द ब्रिटिश अथॉरिटी डिसाइडेड टू रिप्लेस द ओल्ड फैशन मस्केट कॉल्ड द ब्राउन बेस बाय द न्यू इनफील्ड राइफल। 1856 में ब्रिटिशर ने डिसाइड करा जो उनकी पुरानी मस्केट थी ओल्ड फैशन, उसको वो हटाएंगे, उसकी जगह पे एक इनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन किया। द लोडिंग प्रोसेस ऑफ द इनफील्ड राइफल इन्वॉल्व ब्रिंगिंग द कार्ट्रिज टू द माउथ एंड बाइटिंग ऑफ द टॉप ग्रीस पेपर विद द टीथ। अब उस कार्ट्रिज को लोड करने का सिस्टम ये था कि उस कार्ट्रिज को आपको अपने दांत से फाड़ना पड़ता था, फिर लोड करना पड़ता था, और उस पेपर के ऊपर ग्रीस लगा हुआ था, वो ग्रीस पेपर होता था, और उसको दांत से फाड़ना पड़ता था, फिर उसको लोड करना पड़ता था। इन जनवरी 1857 देयर वाज अ रूमर इन बंगाल रेजिमेंट दैट द ग्रीस कार्ट्रिज हैड द फैट ऑफ काउ एंड पिग। The Sipahi were now convinced that the introduction of grease as a deliberate move to defile Hindu-Muslims, as the cow is a secret to the Hindus and the pig is a taboo at the Muslim। इन जनवरी 1857 एक अफवाह फैल गई बंगाल रेजिमेंट में कि जो ग्रीस कार्टेस्ट है ये गाय और सुअर की चर्बी से बने हैं, यानी काऊ और पिग के फैट से बने हुए हैं। तो सिपाही अब पूरी तरह कन्विंस हो गए कि अंग्रेज़ जानबूझ के ये कार्टेज लाए हैं जिससे क्या हो, हिंदू और मुस्लिम दोनों का धर्म भ्रष्ट कर दिया जाए, क्योंकि गाय हिंदुओं में बहुत ही पवित्र जानवर माना जाता है और पिग जो होता है वो मुसलमानों में बहुत ही ख़राब जानवर माना जाता है, यानी हराम माना जाता है मुसलमानों में उसको। तो उन समझ गए थे कि ये हिंदू मुस्लिम के धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए ये लोग ये कार्टेज लाए। सो बोथ द हिंदूज एंड मुस्लिम सोल्जर रिफ्यूजेस टू यूज ए कार्टेज एंड स्टेज अपराइजिंग व्हेन दे वर फोर्स्ड टू यूज देम। अब दोनों हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स ने मना कर दिया कि हम लोग इसको नहीं करेंगे। जब उनको ज़बरदस्ती करी गई उनके ऑफिशियल्स के द्वारा, तो उन्होंने इस राइजिंग की एक स्टेज खड़ी कर दी, यहीं से रिवॉल्ट स्टार्ट हुई। रिवॉल्ट मेन जो स्टार्ट हुई, यही वो चिंगारी थी जो लोगों को चाहिए थी, और ये चिंगारी मिल गई, और जब चिंगारी मिल गई तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 यहीं से स्टार्ट हो गया। बिगिनिंग ऑफ द अपराइजेस ऑन फरवरी 26, 1857 द 19th नेटिव इन्फेंट्री बहनापुर बंगाल रिफ्यूज एक्सेप्ट द कार्टेज गिवन टू देम। 26 फरवरी 1857 में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री बहरामपुर में उन्हीं ने मना कर दिया कि हम कार्टेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। द रेजिमेंट वॉज डिसबैंडेड एज द वार्निंग टू द अदर रेजिमेंट। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, उस रेजिमेंट को डिसबैंड कर दिया, जिससे कि दूसरी रेजिमेंट को वार्निंग मिले वो मना ना करें। द सिपाही फेयर लॉस ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन इफ़ दे एक्सप्रेस द ग्रीन कार्टेज। तो जो सिपाही थे उनको लगा कि भाई वो अपने धर्म से चले जाएंगे अगर वो इस कार्टेज का इस्तेमाल करेंगे। एज अ रिजल्ट मंगल पांडे अ सिपाही लेड एन अटैक ऑन द एडजुटेंट ऑफ 34 नेटिव इन्फेंट्री एट बैरकपुर ऑन मार्च 29, 1857। तो हुआ क्या कि एक सिपाही था मंगल पांडे, जब उससे कहा गया कि तुम इस कार्टेज का इस्तेमाल करो तो उसने मना किया कि मैं नहीं करूँगा। जब उससे ज़बरदस्ती करी गई तो उसने अपने ब्रिटिश ऑफिसर जो उसके सुपीरियर लोग थे उनके ऊपर अटैक कर दिया था। बैरकपुर में बात है ये, 34 नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर ऑन मार्च 29, 1857 को उसने अटैक किया था। मंगल पांडे को उन लोगों ने पकड़ लिया था अंग्रेज़ों ने, और उसको मार दिया था, कोर्ट मार्शल कर दिया था। तो उसके जो साथी थे उसके लिए मंगल पांडे एक शहीद बन गया था, और लोगों के अंदर फीलिंग आ गई थी कि मंगल पांडे हमारे लिए, मंगल पांडे ने जान दी है, तो अब हम भी इस कार्टेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हुआ क्या, द लीडर, अब क्या है, लीडर इन द स्पिरिट ऑफ अपराइजिंग। अब हुआ क्या, धीरे धीरे अब जब ये बात हुई मंगल पांडे मर गया, उन लोगों ने मार दिया अंग्रेज़ों ने, अब ये बात फैलने लगी। इवेंट एंड न्यूज़ ऑफ द इवेंट इन बंगाल स्प्रेड लाइक द वाइट फायर। अब इस इवेंट की खबर ऐसे फैली जैसे जंगलों में आग फैलती है। ऑन मे 9th 85 सिपाही रिफ्यूज टच द कार्टेज ऑन द परेड ग्राउंड। 9 मई को 85 सिपाहियों ने मना कर दिया कि हम लोग इस कार्टेज को नहीं छुएंगे। दे वर सेंटेंसेड टू 10 ईयर ऑफ रिगरस इम्प्रिजमेंट। तो अंग्रेज़ों ने क्या करा, उन 85 लोगों को 10 साल की सज़ा सुना दी, जेल में डाल दिया। On 10th, all of the सिपाही at the mirror rushed at the jail and set free their command and other convict। तो ये देखा जब वहाँ के लोगों ने, वहाँ के दूसरे सिपाहियों ने, तो उन्होंने क्या करा, जेल पे हमला बोल दिया और अपने 85 साथियों को वहाँ से रिहा कराया, और वहाँ पे जितने भी लोग थे उन, वहाँ पे जो अंग्रेज़ों के ऑफिशियल्स थे उन सबको मारा और जेल ताले तोड़ के उनको बाहर निकाल दिया। इवेंट इन दिल्ली, द सोल्जर फ्रॉम द मेरठ केम टू द दिल्ली नेक्स्ट मॉर्निंग। अब जो मेरठ से सोल्जर निकले थे वो कहाँ बढ़ने लगे, दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। दे सीज द सिटी एंड प्रोक्लेम द एज मुगल एम्पर बहादुर शाह द एम्पर ऑफ इंडिया। अब वो दिल्ली पहुँचे और उन्होंने जो बहादुर शाह जफर थे आपके मुगल एम्पर, उनको दोबारा से प्रोक्लेम करा कि आप हमारे मुगल एम्पर हैं और आप गद्दी बैठिए और हम आपकी लीडरशिप के अंदर इस रिवॉल्ट को आगे बढ़ाएंगे।
He wrote letters to all chief and the ruler of India urging them to organize confederacy of Indian state to fight against the British. बहादुर शाह जफर ने इंडिया के दूसरे जो रूलर्स थे उन सबको लेटर लिखे और उनसे कहा कि हम सब लोग एकजुट हो जाएं और हम लोग ब्रिटिश के खिलाफ इस लड़ाई में एक साथ मिलके लड़ेंगे. जॉन निकोलस सराउंडेड दिल्ली एंड आफ्टर 4 months of attack कैप्चर द दिल्ली. जॉन निकोलस आया अंग्रेज़ों की तरफ से, उसने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया 4 महीने की मुसलसल कोशिश के बाद और उसने दिल्ली पे दोबारा कब्जा कर लिया. द ओल्ड एम्पर बहादुर शाह वॉज गिल्टी ऑफ एडिंग द मूवमेंट. अब जो बहादुर शाह जफ़र थे वो पाए गए कि उन्हीं ने लोगों को ख़त लिखे थे, उन्हीं ने इस मूवमेंट को और हवा दी थी, तो उनको क्या किया गया. ही वो सेंटेंसेड टू लाइफ प्रिजर्मेंट एंड डिपोर्टेड टू द यंगोन इन म्यांमार वेयर ही डाइड इन 1862. उनको सज़ा दे दी गई आजीवन कारावास की. उनको रंगून भेज दिया गया था, यंगोन इन म्यांमार, उसको रंगून भी बोलते हैं, और जहाँ वो 1862 में मर गए, उन शहीद हो गए, शहीद ही बोल सकते हैं. अब लखनऊ में इस इवेंट को कौन आगे बढ़ा रहा था. बेगम हजरत महल द वाइफ ऑफ नवाब अवध लेड द अपराइजिंग ऑफ द लखनऊ ऑन May 30, 1857. अब क्या था, जो अवध का एनेक्सेशन इन लोगों ने करा था मिस रूल के तहत, उनकी जो वाइफ थी नवाब अवध की बेगम हजरत महल लखनऊ में उस मूवमेंट को चला रही थी. 30 मई 1857 में स्टार्ट हुआ था. द सिटी वॉज रिकैप्चर फॉर ब्रिटिश इन मार्च 1858. 30 मई 1857 को उन्होंने स्टार्ट करा था, लेकिन पूरी कोशिशों के बाद भी वो ब्रिटिशर्स को नहीं हरा पाए. ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी लेके आए और फिर से दोबारा लखनऊ को कब्जा कर लिया था मार्च 1858 में. बेगम हजरत महल फ्लड टुवर्ड्स द नेपाल फ्रंटियर. और बेगम हजरत महल वहाँ से निकल गई थी और नेपाल फ्रंटियर की तरफ चली गई थी. कानपुर में इस मिशन को कौन आगे बढ़ा रहा था. नाना साहब लेड द स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस इन कानपुर. तो नाना साहब कानपुर में इस स्ट्रगल का हिस्सा बने हुए थे और कानपुर में इंडिपेंडेंस का मुहिम चला रहे थे. द ब्रिटिश सरेंडर्ड इन जून 1857. और वहाँ पे जितने भी अंग्रेज थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था 1857 में. अ लार्ज आर्मी ऑफ इंग्लिश वुमेन एंड चिल्ड्रन वर कैप्चर बाय द इन्फ्यूरिएटेड मॉब. और वहाँ पे नाना साहब की टीम ने अंग्रेज़ों पे कब्जा कर लिया था और एक बड़ी से कहते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में अंग्रेज़ों को, बच्चों को, सबको कैप्चर कर लिया था उन्होंने. द ब्रिटिश डिफीटेड नाना साहब इन दिसंबर 1857. लेकिन फिर भी वही हुआ कि ब्रिटिश की आर्मी ज़्यादा मजबूत थी, तो फिर वो आए, उन्होंने फिर नाना साहब को कैप्चर कर लिया दिसंबर 1857 में. नाना साहब फ्लड टुवर्ड्स नेपाल. नाना साहब भी नेपाल की तरफ चले गए और जो उनके जनरल थे तांत्या तोपे वो कहाँ चले गए, वो कालपी चले गए. सेंट्रल झांसी और ग्वालियर में ये इवेंट्स कौन चला रहा था. द बैटल बिगेन इन झांसी अर्ली इन जून 1857. सर ह्यूग रोज लेड द सीज टू द फोर्ट्रेस ऑफ द झांसी इन मार्च 1858. अब क्या था, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई इसको आगे बढ़ा रही थी. 1857 जून में ही ये स्टार्ट हुआ था. तो ह्यूज रोज ने क्या किया, जो किला था झांसी का उसको पूरी तरफ से घेर लिया था मार्च 1858 में. रानी लक्ष्मीबाई तो वहाँ से निकल गई, लेकिन झांसी को उसने कैप्चर कर लिया था. वन ट्रेटर ओपन द गेट ऑफ द फोर्ट्रेस. क्योंकि क्या हुआ था, वहाँ पे कुछ गद्दार थे जिन्होंने किले के दरवाजे खोल दिए थे. तो रानी लक्ष्मीबाई तो वहाँ से निकल गई, लेकिन झांसी को अंग्रेज़ों ने कैप्चर कर लिया था. द रानी एस्केप फ्रॉम द फोर्ट्रेस ऑन द नाइट ऑफ April 4, 1858 टू ज्वाइन तांत्या तोपे एंड कालपी. तो रानी लक्ष्मीबाई 4 अप्रैल 1858 में वहाँ से निकल के तांत्या तोपे के पास चली गई थी कालपी में, उनको वहाँ पे ज्वाइन कर लिया था उन्होंने. द रानी डाइट फाइटिंग द ब्रिटिश ऑन June 17, 1858 एट ग्वालियर. तो ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी. तांत्या तोपे वॉज बिट्रेड बाय द ग्वालियर चीफ. और तांत्या तोपे को ग्वालियर का एक चीफ था मान सिंह, उसने धोखा दिया था. फिर उसके बाद उन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने तांत्या तोपे को फांसी की सज़ा दे दी थी 18 अप्रैल 1859 को. अदर सेंटर्स और देश में कहाँ कहाँ आंदोलन चल रहे थे. एट बरेली द खान बहादुर अ डिसेंडर ऑफ द फॉर्मर रूलर ऑफ द रोहिलखंड टुक कमांड ऑफ द मूवमेंट. बरेली में रोहिलखंड के जो फॉर्मर रूलर थे उनका डिसेंडर, मतलब उनके वंशज थे खान बहादुर, उन्हीं ने इसको कमांड को चलाया था आगे, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया था. इन बिहार द स्ट्रगल वॉज लेड बाय द कुंवर सिंह द जमींदार ऑफ द जगदीशपुर. ही हैड बीन डिप्राइज ऑफ द स्टेट बाय द ब्रिटिश. बिहार में कुंवर सिंह जो जमींदार थे जगदीशपुर के, उन्हीं ने इस मिशन को आगे बढ़ाया था. उनकी ज़मीनें ब्रिटिशर्स ने छीन रखी थी इस वजह से. At Faizabad, the leadership was taken by the Maulvi Ahmadullah who roused the Muslim community against the British rule. और फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे और मुस्लिम कम्युनिटी को लेके चल रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ. बंगाल, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, सेंट्रल इंडिया, सेवरल पार्ट ऑफ बिहार, ईस्ट पंजाब रोस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी. तो ये सब लोग भी ब्रिटिश की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट आए निकल के.
हुआ क्या, कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं इस अपराइजिंग की, इस रिवॉल्ट के कॉन्सिक्वेंसेस। इवन दो द अपराइजिंग ऑफ द 1857 वाज सप्रेस, इट शुक द ब्रिटिश रूल इन इंडिया टू इट्स वेरी फाउंडेशन। भले ही इस लड़ाई को ब्रिटिशर्स ने दबा दिया हो, लेकिन क्या था, इस लड़ाई ने ब्रिटिशर्स की नींव को तो हिला दिया था। ब्रिटिशर्स को ये नहीं पता था कि हिंदुस्तानी इतने हद तक बढ़ जाएंगे और इतने ज़्यादा ब्रिटिशर्स को नुकसान पहुंचा देंगे, और तो नींव तो हिल गई थी ब्रिटिशर की। तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे उसके बाद इंडिया में, वो देखते हैं। इट ब्रॉट द फार रीचिंग इफेक्ट ऑन द इंडियन, इंडिया के ऊपर फार रीचिंग इफेक्ट आए थे। सबसे पहले क्या हुआ था, मोस्ट सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑफ द अपराइजिंग 1852 वाज द एंड ऑफ द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड एजम्पशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली बाय द क्राउन। दिस वाज डन बाय द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब क्या हुआ, सबसे पहला इफेक्ट तो ये हुआ कि एक एक्ट आ गया, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसमें क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में थी, सरकार के ऊपर कब्जा करी थी, उससे सारी पावर्स ले ली गई थी। वो पावर्स अब डायरेक्ट किसको दे दी गई थी, इंग्लैंड में जो क्वीन बैठी थी, अब वो इंडिया की सरकार को चलाएंगी, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चलाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी पावर्स हटा दी गई थी। Queen Proclamation incorporating the transfer of the government from the East India Company to British was made public at Allahabad on 1 November 1858 by Lord Canning as the first Viceroy of India. क्वीन ने इस प्रोक्लेमेशन को दिया कि जो भी पावर थी गवर्नमेंट को चलाने की, वो सारी की सारी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफ़र हो गई हैं। कहाँ, ब्रिटिश क्राउन को। कहाँ, इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 में उन्हीं ने पब्लिक में ये बात कही, और लॉर्ड कैनिंग को पहला वाइसरॉय बनाया इंडिया का। इंडिया के पहले वाइसरॉय कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग बने थे। द प्रोक्लेमेशन प्रॉमिस डैट द गवर्नमेंट, अब उन्हीं ने क्या क्या प्रॉमिस किए थे इसमें, ये आपको मैं बताता हूँ। क्वीन विक्टोरिया ने द फॉलोइंग पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन सोशल एंड, पहली तो चीज़ उन्होंने ये कह दी कि जो रिलीजियस मैटर होते थे इंडिया के, सोशल और रिलीजियस मैटर्स थे, उसमें अब अंग्रेज़ यानी ब्रिटिशर्स उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। दूसरा प्रॉमिस था, ट्रीट ऑल सब्जेक्ट इंडियन एंड यूरोपियन एज इक्वल, एजुकेशन एंड एबिलिटी वुड बी बेसिस ऑफ ऑल अपॉइंटमेंट। अब जितने भी अपॉइंटेंट होते थे, या जैसे आर्मी में आपने देखा इंडियंस को कम रैंक पे दिया जाता था, अंग्रेज़ों को ऊंची रैंक पे लिया जाता था, उन्होंने कहा सबको बराबर देखेंगे और अपॉइंटमेंट उनकी एबिलिटी और एजुकेशन के बेसिस पे होगा। ग्रांट अ जनरल पार्डन टू दोज हु हैड टेकन पार्ट इन अ वॉर एक्सेप्ट दोज हु वर फाउंड गिल्टी ऑफ द मर्डर ऑफ द ब्रिटिश सब्जेक्ट। अब सबको माफ़ कर दिया था जो लोगों के खिलाफ कोई भी साबित नहीं हुआ था केस, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ मर्डर साबित हुए थे उनको सज़ा दी गई थी, बाकी लोगों को माफ़ी दे दी गई थी, इंडियंस को। विद द डेथ ऑफ द बहादुर शाह हु वॉज डिपोर्टेड टू यंगून, द मुगल डायनेस्टी कम टू एन एंड। Nana Sahib, the last Peshwa, had taken active part in the uprising, had fled to Nepal after the failure of the uprising. अब क्या था कि मुग़ल पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे, क्योंकि बहादुर शाह ज़फ़र ही आपके आखिरी थे, तो आपके मुग़ल्स पूरी तरह ख़त्म हो गए थे। अब हुआ क्या कि उसके बाद क्या हुआ, जो नाना साहब आपके लास्ट पेशवा थे वो भी चले गए थे नेपाल, क्योंकि ये रिवॉल्ट पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। सो द ऑफिस ऑफ पेशवा भी पूरी तरह से ख़त्म हो गया। सो द ऑफिस ऑफ द पेशवा ऑल्सो कम टू एन एंड। थर्स्ट टू ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडल फोर्स ऑफ द ब्रिटिश, अब ब्रिटिश के सबसे ज़्यादा पावरफुल दो दुश्मन यानी मुग़ल और मराठास दोनों पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे। द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ लेव्स वर अबेंडन, अब एनेक्सेशन की जो पॉलिसी थी और डॉक्ट्रिन ऑफ लेव्स की थी, ये दोनों पॉलिसीज़ को अंग्रेज़ों ने पूरी तरह ख़त्म कर दिया था। ब्रिटिश बिलीव इन दियर रेशियल सुपेरिटी एंड दे थॉट दैट द सोशल डिस्टेंस वाज टू बी मेंटेन टू प्रिजर्व देयर अथॉरिटी ओवर द इंडियन। लेकिन ब्रिटिशर्स अभी भी रेशनली सुपेरिटी में बिलीव कर रहे थे, और वो चाह रहे थे कि एक सोशल डिस्टेंस तो बनी रहे इंडियंस और अंग्रेज़ों के बीच में, जिससे ये पता चले कि वो एक ऊपरी सुपीरियर अथॉरिटी हैं। तो रेलवे का अपार्टमेंट, पार्क, होटल, क्लब एक्सेट्रा वर रिजर्व फॉर यूरोपियन ओनली। तो बहुत सी जगह ऐसी थी, रेलवे का अपार्टमेंट, पार्क्स थे, होटल्स थे या क्लब्स थे, तो वहाँ पे लिख दिया गया था फॉर यूरोपियंस ओनली, मतलब इंडियंस वहाँ पे अलाउ नहीं थे। द स्ट्रेंथ ऑफ द यूरोपियन ट्रूप इन इंडिया वॉज इंक्रीज। अब क्या था, जब लड़ाई हुई थी तो उस वक्त इंडियन ज़्यादा थे, आपके ब्रिटिश की आर्मी में इंडियन ज़्यादा थे। तो अब इन लोगों ने क्या करा, अंग्रेज़ों ने, कि अंग्रेज़ों की ज़्यादा भर्ती करी एज़ कम्पेयर टू इंडियंस, क्योंकि दोबारा कभी ऐसा ना हो जाए। तो रेशियो ऑफ द यूरोपियन टू द इंडियन ट्रूप वॉज फिक्स्ड 1:2, यानी बंगाल में क्या कर दिया जाएगा 1:2, जस्ट डबल कर दिए गए थे, और मद्रास में 2:5 कर दिया गया था रेशियो। तो हिंदुस्तानी कम हो गए थे और अब अंग्रेज़ ज़्यादा भर्ती करे गए थे आर्मी में।
To desist the Indian soldier from the rising again, the British rule, the sophisticated weapon and ammunition were placed under the charge of the Indian. अब क्या किया था, दोबारा कभी ऐसा ना हो इसलिए जो भी हथियारों का डिपार्टमेंट था, जहाँ पे हथियार रखे जाते थे, वो सारे डिपार्टमेंट किसके अंडर में दे दिए गए थे, अंग्रेज़ों के, वो इंडियंस के हाथ में नहीं दिए गए थे कि दोबारा कभी ऐसा हो जाए तो इंडियंस के पास हथियार ही ना हो. It paved the way for the rise of the national movement. The heroic struggle of Rani Lakshmibai, Nana Sahab, Mangal Pandey also established valuable tradition of resistance to the British rule. अब लेकिन इससे ये फ़ायदा हुआ कि इसने एक रास्ता दिखाया हिंदुस्तानियों को कि हम लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ स्ट्रगल तो कर सकते हैं. नेशनल मूवमेंट कैसे चलता है, वो नेशनल मूवमेंट बना सकते हैं दोबारा. और जो रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब और मंगल पांडे ने जो एफ़र्ट किए, जो उन्हीं ने वैल्यूएबल ट्रेडिशन इस्टेब्लिश करा ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, लोगों ने उसको अपनी आंखों से देखा. ड्यूरिंग द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857 बोथ हिंदू एंड मुस्लिम together fought against the British government. After the uprising, the British follow a policy of the divide and rule. It was a deliberate attempt so that the two communities might never come together to pose a threat to the British rule. अब 1857 की लड़ाई भले ही ना आगे बढ़ी हो, लेकिन यूनिटी देखने को मिली इसमें हिंदू और मुस्लिम की. और ब्रिटिशर्स ने ये देखा तो ब्रिटिशर ने लड़ाई के तुरंत बाद पॉलिसी लाई डिवाइड एंड रूल की, जिससे क्या करा, हिंदू और मुस्लिम की एकता में दरार डालें. क्योंकि कभी अगर दोबारा ऐसा ना हो कि वो फिर ये लोग एक साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ें. ब्रिटिशर को डर हो गया था हिंदू मुस्लिम यूनिटीज़ का, इसलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाई. नेचर ऑफ द वॉर. हिस्टोरियन एंड द स्कॉलर हैव द डिफरेंट व्यूज़ अबाउट द नेचर ऑफ द वॉर. अब वॉर का नेचर कैसा था, ये अलग अलग व्यूज़ हैं लोगों का. विनायक दामोदर सावरकर थे, उन्हीं ने किताब लिखी थी, उसमें लिखा था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, डिस्क्राइब इट इज एज द प्लान वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस. उस किताब में इन्होंने इसको ये बताया था कि एक प्लान वॉर थी नेशनल इंडिपेंडेंस की. नोटेड हिस्टोरियन एस एन सेन ऑल्सो बिलीव दैट द अपराइजिंग वॉज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. एस एन सेन भी ये मानते थे कि एक इंडिपेंडेंस की ही लड़ाई थी. अकॉर्डिंग टू हिम द अपराइजिंग बिगेन एज अ फाइट फॉर अ रिलीजन एंड एडेड एज अ वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस एज द रिवोल्यूशनरी वांटेड टू गेट रिड ऑफ द एलियन गवर्नमेंट एंड रेस्टोर द ओल्ड ऑर्डर ऑफ विच द किंग ऑफ दिल्ली वॉज द राइटफुल रिप्रेजेंटेटिव. उनको लगता था कि ये लड़ाई पहले एक रिलीजन की शुरू हुई थी, फिर वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंस की होने लगी. लोग इस गवर्नमेंट को हटाना चाहते थे जो अंग्रेज़ों की वहाँ पे गवर्नमेंट थी, वो पुरानी गवर्नमेंट अपने रूलर की लाना चाहते थे जो दिल्ली में थे. वॉट एवर विद द नेचर ऑफ द राइजिंग ऑफ द 1857, इट इज़ जनरली हेल्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस. इसका कोई भी नेचर हो, इसको हमेशा हिस्ट्री में याद रखा जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से, क्योंकि ये पहली लड़ाई थी जो हिंदुस्तानियों ने लड़ी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी इंडिपेंडेंस के लिए. It was the first mass uprising in which all sections of the Indian society participated against a common enemy. ये एक पहली ऐसी रिवॉल्ट थी जिसमें सारे सेक्शन इंडियन सोसाइटी के एक साथ आए थे और एक कॉमन एनिमी के खिलाफ लड़ रहे थे. कौन था वो एनिमी? ब्रिटिश. It paved the ways for the rise of the modern national movement. The sacrifice made by the Rani Lakshmibai, Nana Sahab, Mangal Pandey served as the source of inspiration to the leader and the people to fight for the independence of India from the British rule. अब इसने एक रास्ता दिखा दिया था कि नेशनल मूवमेंट हो सकता है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़. तो ये जो सैक्रिफाइसेस करे रानी लक्ष्मीबाई ने, नाना साहब ने, मंगल पांडे ने, इससे लोगों के अंदर इंस्पिरेशन डाला कि आगे चल के लोगों ने इसी इंस्पिरेशन को लेके ही इंडिया को बाद में आज़ाद कराया था. बाद में जो इंडिया आज़ाद हुआ था आपका 15 अगस्त 1947 को, तो यही इंस्पिरेशन थी. जो तरह तरह के नेशनल मूवमेंट चले थे, जो पहला हो चुका था, उसी को लोगों ने अपने अंदर बसाया और इंस्पायर हुए कि जब ये लोग हमारे लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो हम लोग भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, अंग्रेज़ों को निकाल सकते हैं. कहा जाता है कि अगर उस वक्त पूरा देश एक साथ एकजुट हो जाता तो उसी वक्त ही आज़ादी मिल जाती है आपको 1857 में हम लोगों को अंग्रेज़ों से. लेकिन था ये कि इसमें कुछ रीज़न्स ऐसे थे कि वही लोग इसमें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हुए थे जिनको अंग्रेज़ों से सबसे ज़्यादा दिक्कत थी. जिन रूलर्स की ज़मीनें चली गई थी या जिन ज़मींदारों की ज़मीनें चली गई थी, वो लोग सब एक साथ मिल रहे थे. पूरे इंडिया में ये सब नहीं चल रहा था. राजस्थान वगैरह में तो ये सब नहीं था. ये सब आपका ईस्टर्न यूपी वगैरह में था और अवध में था. कुछ कुछ क्षेत्रों में ही चल रहा था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़. अगर पूरा इंडिया एक साथ एकजुट हो जाता उस वक्त, तो तभी आज़ादी मिल जाती. अब कुछ गद्दार भी थे उस वक्त, आपने भी पढ़ा. कुछ ट्रेटर से मान सिंह थे जिनकी वजह से तांत्या तोपे को फांसी हुई, और रानी लक्ष्मीबाई को भी अंग्रेज़ों ने इसी वजह से कैप्चर करा था झांसी को, कि जो गद्दारों की वजह से ही बर्बाद हो गए थे अंग्रेज़ों को जो सपोर्ट कर रहे थे गद्दार. तो ये था इस पूरे चैप्टर का क्रक्स. आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें. कोई भी सुझाव देना चाहते हो
तो सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।